प्यारे बच्चों, वेलकम टू आर के क्लासेस मथुरा अगेन। बेटा ये केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर 2 चल रहा है आपका, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना, जिसका आज 13वां लेसन होने वाला है। तो कल तक हमने ये पढ़ा था कि बोहर मॉडल क्या है, पढ़ा था ना बोहर मॉडल। कल क्या पढ़ा था? बोहर मॉडल पढ़ा था। आज क्या पढ़ेंगे हम? बोहर मॉडल की कमियां पढ़ेंगे। मतलब कमी क्या है ना, कुछ कमी तो छोड़ी होगी, एकदम परफेक्ट तो काम नहीं होता। तो बोहर मॉडल कल आपको मैंने समझाया था ना कि बोहर मॉडल कहाँ काम करता है, जहां केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, हाइड्रोजन जैसे, है ना, लिथियम 2 पॉजिटिव, कल बताया था। जहां एक इलेक्ट्रॉन होगा वहां बोहर मॉडल काम करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? जहां एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वहां काम नहीं करेगा। तो क्या लिखेंगे इसका? पहली कमी में क्या लिखेंगे? इट डज नॉट एक्सप्लेन spectra of atoms having more than one electron, यानी कि एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं का स्पेक्ट्रम यह नहीं बताता है। ये एक कमी हो गई बेटा, है ना, पहली कमी हो गई। ठीक, एक कमी इसकी क्या थी? एक टॉपिक होता है जीमन इफेक्ट, जीमन प्रभाव। यानी कि जो स्पेक्ट्रम की लाइन होती है ना, स्पेक्ट्रम में लाइन होती है बहुत सारी, तो स्पेक्ट्रम की लाइन अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में देखें, स्पेक्ट्रम की रेखाओं को आप अगर मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में देखें, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, तो वो जो लाइन है वो स्प्लिट हो जाते हैं। जैसे इतनी दूर है तो ऐसे हो जाएंगी, दूर या और पास हो जाएंगी, है ना। तो क्या हो जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड की उपस्थिति में, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में जो स्पेक्ट्रम की लाइन है वो स्प्लिट हो जाती हैं, टूट जाती हैं। ठीक है, इसको जीमन इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? जीमन इफेक्ट। इसके बारे में इसने कुछ नहीं बताया। ठीक है, तो दूसरी कमी क्या है? इट डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट जीमन इफेक्ट, ZEEMAN, जीमन इफेक्ट। यानी कि इसने जीमन प्रभाव के बारे में नहीं बताया। जीमन प्रभाव के बारे में नहीं बताया। क्या नहीं बताया? जीमन इफेक्ट के बारे में इसने कुछ भी नहीं बताया कि जीमन प्रभाव क्या होता है ना। ठीक है, अब जीमन इफेक्ट की डेफिनेशन लिख लें। यहां एक ऐसे पॉइंट डाल के आप हेडिंग डालना, जीमन इफेक्ट यानी कि जीमन प्रभाव की डेफिनेशन क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स in the presence of magnetic field। हिंदी में लिखें, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रम रेखाओं का क्या हो जाना? टूट जाना, है ना। स्प्लिट का मतलब विभक्त हो जाना। ठीक है, ये क्या है? ये जीमन इफेक्ट है। ये दूसरी बात इसने नहीं बताई थी। ठीक है, जीमन इफेक्ट के बारे में नहीं बताया था। तीसरा इसकी क्या कमियां हैं? इसकी तीसरी कमी ये है कि
देखो एक टॉपिक है डुअल कैरेक्टर ऑफ मैटर, यानी कि मैटर दो तरह का क्या करता है, व्यवहार दिखाता है ना। इसने नहीं बताया, इसने डबल कैरेक्टर ऑफ मैटर के बारे में नहीं बताया। तो तीसरा पॉइंट क्या है कि इसने मैटर के डुअल कैरेक्टर यानी कि डुअल नेचर के बारे में नहीं बताया। द्वैत प्रकृति मतलब जो पदार्थ है वो दो तरह का गुण रखता है, एक तो तरंग है ना, वेव नेचर, और एक पार्टिकल नेचर। ठीक है, पार्टिकल नेचर मतलब कण की तरह व्यवहार करता है। तो इसने डुअल मैटर डुअल बिहेवियर के बारे में नहीं बताया। किसके बारे में कहा था इसने, इट या ही कंसीडर इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल। उसने इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल की तरह मान के काम किया है, ना कि उसको वेव की तरह माना, यानी कि डुअल कैरेक्टर तो नहीं बताया ना। फिर क्या कहा है उसने, इलेक्ट्रॉन को एक कण की भांति या कण की तरह माना है, कण की तरह माना है। कण की तरह माना है मतलब डुअल बिहेवियर नहीं माना, उसको तरंग की तरह भी मानना चाहिए था, उसे ये चीज बतानी चाहिए थी। तो एक कमी उसकी ये हो गई। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा हो गया फोर्थ पॉइंट क्या है, इसकी चौथी कमी क्या है। देखो आप लोग आगे पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत आगे पढ़ेंगे, तो ये उसकी विरोध करता है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का ये विरोध करता है। तो क्या लिखेंगे, इट कॉन्ट्राडिक्ट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मतलब यह है हाइजेनबर्ग अनिश्चितता के सिद्धांत का विरोध करता है। अब ये है कौन सा सिद्धांत आप आगे सीख लेंगे। ठीक है, आपको बस याद रखना है ये इसका विरोध करता है। एक लास्ट इसकी कमी क्या है, एक कमी इसकी ये है कि देखो एटम और एटम मिलकर के क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। तो इसने इसके बारे में नहीं बताया कि मॉलिक्यूल कैसे बनता है। समझ रहे हो, क्या नहीं बताया इसने नहीं बताया कि एटम मॉलिक्यूल कैसे बनाता है, इस चीज के बारे में नहीं बताया। तो एक इसका कमी क्या हो गई, इट डज नॉट एक्सप्लेन एबिलिटी ऑफ एटम, it does not explain ability of atom to form molecule, यानी कि एटम मॉलिक्यूल कब बना सकता है कब नहीं बना सकता है इसके बारे में कुछ नहीं बताया। हिंदी में यहाँ लिख दूं, इसने परमाणु से या परमाणु की अणु बनाने की क्षमता के बारे में कुछ नहीं बताया। अणु बनाने की क्षमता के बारे में नहीं बताया। तो ये इसकी कमियां हो गई। ठीक है, एक बार रिपीट करें, इसने नहीं बताया कि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जिन परमाणुओं में होंगे उनका स्पेक्ट्रम कैसे बनेगा। इसने ये नहीं बताया जीवन प्रभाव के बारे में। इसने ये नहीं बताया डुअल कैरेक्टर के बारे में मतलब द्वैत प्रकृति के बारे में। इसने ये नहीं बताया इसने क्या किया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का विरोध करता है, ये इसकी कमी है। और एटम से मॉलिक्यूल परमाणु से अणु कैसे बन जाते हैं ये भी नहीं बताया। तो ये इसकी सारी कमियां हो गई। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए बेटा, अब हम पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत। अभी हमने देखा ना, अभी बताया था ना कि उसने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। तो है क्या, अब सीखेंगे। तो है क्या, इसने केवल इतनी सी बात कही थी कि एक किसी निश्चित समय अंतराल पर, किसी निश्चित पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर, है ना, जैसे मान लो 2:05 और 10 सेकंड ऐसे, है ना। तो किसी निश्चित समय पर किसी भी इलेक्ट्रॉन का
इलेक्ट्रॉन का आप पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ नहीं निकाल सकते, ये कहा था। क्या कहा था? इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन एट अ पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट, या साइमल्टेनियसली एक शब्द आता है निश्चित समय पर। समझ गए? तो यही है बस। तो क्या लिखना है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन position and velocity, वेलोसिटी कह सकते हैं, या कृष्णा इसको मोमेंटम भी कह सकते हैं। इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ। ठीक है, आप पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ नहीं निकाल सकते, ये कहा था इसने केवल। हिंदी में क्या लिखेंगे? इस सिद्धांत के अनुसार किसी निश्चित समय पर इलेक्ट्रॉन की स्थिति एवं वेग कह सकते हैं या संवेग कह सकते हैं, है ना? वेग या संवेग, क्योंकि वेग और संवेग एक ही फॉर्मूले से आते हैं। संवेग में वेग तो आता ही है ना, P = mv आता है ना। तो स्थिति एवं संवेग ज्ञात करना असंभव है। ज्ञात करना क्या है? असंभव है। बस ये है, सिंपल है ना। इसको दिखाते कैसे हैं? डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/2 4 पाई। इसको इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है? ऑलवेज ग्रेटर देन h/4 पाई। इसमें जो डेल्टा x है वो है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, यानी कि स्थिति में अनिश्चितता, और डेल्टा v क्या है? अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, यानी कि वेग में अनिश्चितता। बात क्लियर हुई? ये फॉर्मूला याद रखना है केवल, और ये बात याद रखनी है कि ये है क्या, कि आप पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ नहीं निकाल सकते। ये है बस ये सिद्धांत, ठीक है? समझ में आया? चलिए नोट कर लीजिए यहां तक। देखिए बेटा, आपको एक इक्वेशन और ध्यान में रखनी है, ठीक है? इक्वेशन क्या है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर तरंग समीकरण हिंदी में कहते हैं। ये क्या है? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, यानी कि परमाणु का यांत्रिक मॉडल कह सकते हैं, है ना? यांत्रिक मॉडल, ठीक है? तो इसके अंदर ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आती है, ठीक है? यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जैसे हमने वो पढ़ा था, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल, तो अब प्रेजेंट में जिस मॉडल पे काम चल रहा है वो ये है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, यानी कि यांत्रिक मॉडल पे अब काम चल रहा है ना? तो इसमें ये बताया है कि वेव की तरह जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरह से काम करता है, वहां क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है। तो वहां एक फंक्शन आता है, ये इसको बोलते हैं साई। इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं?
साई पढ़ते हैं, PSI, क्या पढ़ते हैं, साई, है ना। तो ये एक इक्वेशन दी गई जिसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। बस आपको ये इक्वेशन याद करनी है और कुछ नहीं करना, ठीक है। ये क्या है, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर, डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर, 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस बी साई इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है। यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये तो हो गए डायरेक्शंस, तीन होते हैं ना डायमेंशन, एक्स वाई जेड तीन डायमेंशन होते हैं, ये तो डायमेंशन हो गए। साई हो गया वेव फंक्शन, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, एम इलेक्ट्रॉन का मास है, ई टोटल एनर्जी और वी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना है। आप यहां तक अब नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे।